शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप में हम देख रहे थे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी के बारे में हम मेन जानकारी जुटा चुके हैं कि कहाँ से निकली है, भारत में कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कितना इसका कैचमेंट एरिया है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, पाकिस्तान में दाहिने हाथ से कौन कौन सी नदियाँ इससे मिलती हैं। ये सारी बातें हमने देख लिए थे इंडस रिवर से सिस्टम। अब सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं भारत में, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। अब हम इन 5 नदियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मैप के माध्यम से। हमारी जो पहली सहायक नदी है वो है झेलम। झेलम यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ इंडिया लिखाना है, यहाँ पर आप देखिए इंडिया, यहीं पर श्रीनगर को डॉट से दर्शाया गया है। तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से ये इस प्रकार से निकल रही है, फिर एक झील है, फिर ये ऐसे गई, किधर की तरफ गई है ये गई है पश्चिम दिशा की तरफ में, पश्चिम दिशा की तरफ में ये जा रही है, फिर एकदम सीधी सीधी नीचे की तरफ चली जाती है यहाँ से दक्षिण की तरफ में, फिर एक झील का निर्माण करती है। इस प्रकार से फिर ये यहाँ से भारत से निकल जाती है बाहर और यहाँ पर आकर के चेनाब रिवर से ये मिलती है। तो झीलम जो रिवर है सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद, यहाँ पर जो वेरीनाग झरना है यहाँ से ये निकली है। वेरीनाग झरना ये हमें याद रखना है कि कहाँ से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये तंग, और मतलब तंग का मतलब है कि सकरा गॉर्ज से होकर के गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चेनाब नदी से मिलती है। अब कौन सी जगह से मिलती है पाकिस्तान में? झंग है। झंग हमको याद रखना है कि झंग के किनारे चेनाब और झेलम आपस में मिलती हैं। इनका जो मिलन पॉइंट है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो कुछ कुछ तो बेसिक जानकारी हम चेनाब के बारे में देख चुके हैं, सॉरी झेलम रिवर के बारे में हम देख रहे हैं। तो झेलम का जो सोर्स है वो कहाँ पर हमने देखे हैं? जो वेरीनाग झरना है वहाँ से ये निकली कश्मीर वैली में, वूलर झील से होते हुए जाती है। अब यदि हम बात करें इसकी कितनी एरिया में हम नाव चला सकते हैं, नेविगेबल एरिया की हम बात करें तो 160 किलोमीटर है। ट्रिमू में ये चिनाब नदी से मिलती है, ये जगह भी हमको याद रखना। इसके बाद पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नौसेना दिवस 2022 से संबंधित। तो हर साल हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं वो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी याद में हम नेवी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसके प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ में हमारा जो ट्रेड का रूट है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी सेलिब्रेट कर रही है, इसने सेलिब्रेट किया है 51वें नंबर की नेवी डे। कब? 4 दिसंबर को। यहाँ पर विशाखापट्टनम में इसका सेलिब्रेशन किया गया था। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शन दिखाए गए लोगों को कि किस प्रकार से नेवी के पास, हमारी इंडियन नेवी के पास में पावर है। अब यदि हम बात कर लें इंडियन नेवी डे की, तो जो नेवी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 दिसंबर को, ये वास्तव में वो दिन नहीं है जबकि हमारा जो मैरीटाइम ब्रांच है हमारी आर्म फोर्सेस का, वो उभरा था या सामने आया था। बल्कि जो 4 दिसंबर है वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इंडियन नेवी को हम क्या कर सकें? श्रद्धांजलि नहीं, मतलब सेलिब्रेट कर सकें
लॉन्च एंड सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडो पाक वार 1971 में, उसकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं। तो 4 से 5 दिसंबर 1971 की नाइट को इंडियन नेवी ने प्लानिंग किया था कि हम लॉन्च करेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान के नवल हेडक्वार्टर कराची में। द ऑडुकेसियस ऑफेंस ऑफ द इंडियन नेवी ड्यूरिंग 1971 वार कास्ड हैवी डैमेज टू पाकिस्तान वेसल्स। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के पास जो वेसल्स थे, समुद्री जहाज़ थे, उनको हमने डैमेज किए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन दैट एन एंटी शिप मिसाइल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये एक ऐसा समय था जब हमने पहली बार कौन सी मिसाइल लॉन्च की थी, एंटी शिप मिसाइल हमने लॉन्च किया था। ये इसका सिंबल आप देख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में जब अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ करता था, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हमारे यहाँ इंडियन नेवी काम कर रही है, तो सरकार चाहती है कि हम कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी ऐसा नाम तक ना यूज़ करें जिससे ऐसा लगे कि नहीं हम अभी भी गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। इसीलिए ये जो नया सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये नया सिंबल अभी 2022 में ही लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो हमारी जो इंडियन नेवी थी, पहले इसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। द नेवल विंग ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड। फिर बाद में क्या हुआ था, इंडियन नेवी के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। अब हमारी जो इंडियन नवल एकेडमी है, कहाँ पर, इझीमाला, ये एशिया का लार्जेस्ट नवल एकेडमी मानी जाती है। ये सिचुएटेड है केरला में, और इसका जो एरिया है वो है 2452 एकड़, 2452 एकड़ में फैला। कितना बड़ा हो सकता है आप सोच सकते हैं। विथ ए टोटल पेरीमीटर ऑफ 22 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ 22 किलोमीटर की इसकी परिमाप बताई जा रही है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बीच भी है, समुद्री बीच, 7 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इंडियन नेवी की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है विश्व में। विश्व की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो है ब्रह्मोस। आईएनएस अरिहंत की यदि हम बात करें तो पहला बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है टू बी बिल्ट बाई ए नेशन, किसके द्वारा, जिसका निर्माण किया गया, भारत के द्वारा, अदर देन द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास ही है इस प्रकार की बनाने की कला। इंडिया भी अब उसमें शामिल हो गया है। अब हम बात कर लें यदि सागर पवन की, ये इंडिया के एविएशन आर्म का एरोबेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन टीम है। मतलब इंडिया की तरफ से अपना कुछ प्रदर्शन करना है तो उसके लिए क्या बनाया गया, सागर पवन बनाया गया। इट इज़ वन ऑफ द ओनली 2 नवल एरोबेटिक टीम्स इन द वर्ल्ड। तो विश्व में एरोबेटिक टीम 2 ही हैं, एक है अमेरिका के पास और दूसरी है इंडिया के पास। इसके बाद द हिंदू की पहली खबर हम देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और ज़्यादातर आर्टिकल इसके ऊपर छपते रहते हैं, एडिटोरियल भी छपते रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, एक प्रकार से चुनावी चंदा होता है। चुनावी चंदा, चंदा मतलब पॉलिटिकल पार्टी यदि उसको लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो उन गरीब लोगों को आप सपोर्ट दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो खास करके उन्हीं के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी चुनाव में खड़ा हो सके। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है। क्या होता है, एक प्रकार का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय एसबीआई की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। ठीक है, ये बॉन्ड नागरिक या कारपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। आपको जाना है एसबीआई, आपको बॉन्ड खरीदना है और आप फिर किसी भी चुनावी पार्टी को इसको आप डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लेन देन जो होगा चेक में या फिर
डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान ही होते हैं जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ में की गई थी। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। ये बॉन्ड 1,000 रुपये के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1,000, 10,000 और 1,00,000, 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ की रेंज में ये हो सकते हैं। ये आपको एसबीआई की कुछ शाखाओं पर मिल जाएंगे। कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, इस तरह के बॉन्ड को वो खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज़ किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड रहते हैं। तो कब कब आप खरीदी कर सकते हैं? चुनावी बॉन्ड हर तिमाही के हर महीना की तिमाही मतलब हर तिमाही 3 महीने के पहले 10 दिन खरीदे जा सकते हैं। अप्रैल, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर के शुरुआती के जो 10 दिन होते हैं द्वारा सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के टाइम निर्धारित किया गया है। लोकसभा चुनाव के समय अलग से 30 दिन का समय भी सरकार ने निर्धारित कर दी है। नियम और यदि हम शर्तें की बात करें तो कोई भी पार्टी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 धारा 29 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और हाल में जो आम चुनाव हुए थे या फिर विधानसभा चुनाव हुए थे तो कम से कम 1% वोट उसने हासिल करी है। चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए वो एलिजिबल है। पार्टी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा सत्यापित एक खाता दिया जाएगा और चुनावी बॉन्ड लेन देन केवल इसी अकाउंट से होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी चुनावी बॉन्ड से संबंधित। न्यूज़ को हम देख लेते हैं तो बताया जा रहा है, देखिए अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सेल्स है टुमारो से चालू हो जाएगी। ये इसकी डेट दी गई है 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 9 नवंबर से 15 नवंबर और 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। इलेक्टोरल स्कीम के बारे में बताया जाता है कि इलेक्टोरल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2018 में। ये एक अल्टरनेट था किसका? कैश डोनेशन का। सरकार कह रही थी आप पार्टी को कैश मत दो, पता है ना, कैश मत दो, कैश की जगह क्या दो, आप डिजिटल लेन देन करिए। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई है इसके साथ में समस्या बहुत बड़ी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में किसने पैसा दिया है किसको, ये पता नहीं चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाता है? क्योंकि इसमें सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी को डोनेट करते हैं तो आपके नाम को इसमें गुप्त रखा जाता है और यही इसमें दिक्कत भी पैदा करता है क्योंकि यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक है, कितना पैसा किसको दिए, यदि ये पता चल जाएगा तो सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि मैं ये कहूँ कि अंबानी ने इतने लाख करोड़ रुपया बीजेपी को चुनाव के टाइम में दिया था और आने वाले टाइम में पता चला कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो अंबानी के हिसाब से काम कर रही, वो जैसा वो चाहता वैसे कर रही है या उसको सपोर्ट कर रही है, तो इस प्रकार के आरोप लगने लग जाते। इसीलिए कभी भी क्या है ना, जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड दान कर रहा है उसका नाम यहाँ पर छिपाया जाता है, लेकिन जो पार्टी है उसको ज़रूर पता रहता है कि हमें कहाँ से पैसा मिला, क्योंकि एसबीआई जो बैंक है वो खुद ही सरकारी है, सरकार का अपना है। ऐसा आरोप लगाया जाता गवर्नमेंट के ऊपर कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो कब से कब तक इशू किया जाएगा, इसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ छापी गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं साइंस की तरफ और देख लेते हैं साइंस की प्रमुख खबरों को। तो एक स्टडी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस स्टडी में ये शो किया गया है कि कैसे करके हम जो है
साल्ट इनटेक है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और उससे कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। एक रिसेंट स्टडी जिसको पब्लिश किया गया था पत्रिका द जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ से ये पता चलता है कि ए हायर का मतलब होता है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, ए हायर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। आप ये देख लीजिए कि ज़्यादातर जो इंसिडेंट हो रहे हैं हार्ट अटैक के, हार्ट के फेलियर के, चाहे वो स्ट्रोक है, विथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिंग साल्ट टू वंस ब्लड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके खून में साल्ट की मात्रा बढ़ रही है। दिस डिड नॉट इंक्लूड द साल्ट यूज फॉर कुकिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है, यहाँ पर किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, आप कुकिंग के लिए जो साल्ट यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखिए 1.76 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट यूनाइटेड किंगडम के बियो बैंक के, ठीक है, वर फॉलोड अप फॉर एन एवरेज ऑफ 11.8 ईयर्स। लगभग यहाँ पर 12 साल का अध्ययन किया गया था, इसमें 1.76 लाख लोग शामिल थे यूनाइटेड किंगडम के। देखिए लगभग 7,000 हार्ट अटैक एंड 2,000 स्ट्रोक वर डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। 12 साल की टाइम पीरियड में 7,000 हार्ट अटैक आए और 2,000 स्ट्रोक आए थे। अब डैश डाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ऑल द रिस्क फैक्टर, हमने क्या काम कर दिए, जितने भी जो रिस्क फैक्टर थे उनको सबको हमने एडजस्ट कर दिया। इट वॉज फाउंड दैट एडिंग लेस साल्ट विथ फूड, यदि हमने फूड में कम साल्ट ऐड किया है, इसका मतलब ये हो गया है कि फ्यूअर हार्ट अटैक आएंगे, फ्यूअर स्ट्रोक आएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ ये पता चल गई हमको कि नमक कम खाओगे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बीमारी आपको नहीं लगने वाली है। दिस वॉज फाउंड टू बी ट्रू इवन द इन पार्टिसिपेंट हु वर फॉलोइंग द डैश डाइट। डैश डाइट किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो डाइटरी अप्रोच अपनाई जाती है उसको डैश डाइट कहते हैं। तो जो डैश डाइट का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात सत्य साबित हुई थी। तो डैश डाइट के लिए बारे में बताया जा रहा है, ये बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट रिकमेंडेड डाइट मानी जाती है। किसके लिए? यदि हमें प्रिवेंट करना है कार्डियोवास्कुलर इवेंट को। तो इसमें इन्वॉल्व है ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट, इसके अलावा क्या बोलते हैं, पोल्ट्री नट, इसके अलावा होल ग्रेन्स, एंड रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। मतलब खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें होंगी यहाँ पर बताई जाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या रिकमेंड किया है? 5 ग्राम साल्ट पर डे। ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इसको हमें ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि आपको दिन में मात्र 5 ग्राम ही यूज़ करना है नमक को। अभी हाल ही में जो स्टडी पब्लिश की गई है ये पॉइंट आउट करती है इमेंस बेनिफिट, कितना बड़ा आपको फ़ायदा होना है यदि आप अवॉइड कर देते हो साल्ट को ये अपने खाने में। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ पाउसिटी भी है। पाउसिटी का मतलब होता है कमी, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है पाउसिटी, देयर इज़ ए पाउसिटी, मतलब यहाँ पर कुछ कमियाँ भी हैं। किसकी? लार्ज एंड रिलायबल स्टडीज़ की, जो कि एस्टिमेशन लगा रही हैं डेली साल्ट इनटेक को। कुल मिलाकर के बताया जाता है कि हमारे देश में यदि देखें ना तो पाउसिटी है लार्ज एंड रिलायबल स्टडीज़ का। हमारे देश में बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं होती है, बड़ी बड़ी स्टडी कंडक्ट नहीं कराई जाती है, भरोसेमंद किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं हो पाती है कि कितना साल्ट इनटेक होना चाहिए हमारे देश में। फिर भी डाटा वी हैव स्टिल शोज ए कंजप्शन ऑफ मोर देन 10 ग्राम पर डे।
हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो क्या बताता है कि हम डेली 10 ग्राम से भी ज़्यादा खा जाते हैं नमक। फार एक्सीडिंग द रिकमेंडेबल अलाउंस, मतलब 5 ग्राम कहा जा रहा है किसकी तरफ से, WHO की तरफ से, और हम खा रहे हैं कितने, 10 ग्राम खा रहे हैं। ये जो है बच्चों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द रिकमेंडेशन इज़ ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि उनके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है कि उनको कम से कम नमक दिया जाए। एक स्टडी है कंडक्टेड बाय द सेपियंस हेल्थ फाउंडेशन। कहाँ कहाँ पर किया गया था ये रिसर्च, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट में, चेन्नई में। यहाँ से ये पता चला था, चेन्नई में ये पता चला था कि 10% प्रिविलांस ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कि यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में भी बताया जाता है कि हाइपरटेंशन जिसको हम उच्च रक्तचाप बोलते हैं, तो 10% प्रसार हुआ है किसमें, हाइपरटेंशन में, इस प्रकार से यदि नमक का कंडक्शन किया जाता है। इनटेक ऑफ साल्ट मे बी वर्स इन इंडियन सिंस पिकल्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस अर्ली इन लाइफ। तो जब हमारे देश में पिकल्स की यहाँ पर बात करी जाती है कि कब से हमारे देश में, जब से हम लोग अचार वगैरह खाना चालू करें हैं अर्ली लाइफ में, उस टाइम से ही हमारे यहाँ पर नमक का इंटेक बढ़ गया है। हम ये नहीं भूल सकते कि जो हिडन साल्ट है इन द प्रिजर्व एंड पैकेज फूड, जो पैकेज फूड रहता है और प्रिजर्व खाद्य पदार्थ है, वहाँ पर भी नमक कितना हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम भुला नहीं सकते। मतलब कि कंज्यूमर को चॉइस तक नहीं दी जाती है कि आप चूज़ करिए फूड आइटम बेस्ड ऑन साल्ट कंटेंट, इतनी भी हमें आज़ादी नहीं मिलती है। हाई सोडियम कंटेंट की बात करें, एक और जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लेबल्स शो सोडियम कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए, जो सोडियम कंटेंट को शो करते हैं उसके लेवल की मेजॉरिटी को लेकर के भी हमको कन्फ्यूज़न होता है। कोई ऑर्डिनर कंज्यूमर है इज़ नॉट अवेयर दैट 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज़ 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट। सही बात है, किसी को नहीं पता ना कि 1 ग्राम सोडियम लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 2.5 ग्राम नमक है। इट इज़ हाई टाइम दैट प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म, नॉर्मल एंड लो साल्ट कंटेंट लाइक द फैट कंटेंट इन द मिल्क। इसके साथ साथ में एक अच्छी बात यहाँ पर ये बताई जाती है, देखिए नमक का जो विकल्प है कि नमक की जगह में हम क्या खाना चाहिए, तो साल्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो हो गया पोटेशियम क्लोराइड। तो साल्ट सब्स्टिट्यूट आर गुड सिंस मेजॉरिटी ऑफ देन कंटेंट अप टू 25% ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। साल्ट के जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट है, साल्ट की जगह जो आप यूज़ करते हैं, तो क्या क्या फ़ायदा है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको 25% पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता है। 2001 में स्टडी जो कंडक्ट कराई गई थी उसमें ये पता चला है कि साल्ट सब्स्टिट्यूट ने रिड्यूस कर दिया है इंसिडेंट ऑफ स्ट्रोक को, हार्ट अटैक को 10% एंड डेथ टू। इट इज़ टाइम टू रिमूव साल्ट शेकर फ्रॉम द टेबल। तो देखिए आप, लोगों की डेथ होने से भी रोक दिया गया है, हार्ट अटैक नहीं हो पा रहा है, स्ट्रोक की बीमारी नहीं आ पा रही है। तो ये सब कैसे संभव हुआ है, साल्ट के सब्स्टिट्यूट को यूज़ करके हुआ है। साइंस की अगली खबर हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ब्लड की जो स्टोरेज है उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टिकुलर जिस बैग में ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है उसमें कुछ यहाँ पर संशोधन किया गया, उस पर स्टडी सामने निकल कर के आई है, जिससे कि ब्लड का जो ड्यूरेशन है स्टोर करने के रखने का उसको बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, शॉर्टकट में कहें तो DBT स्टेम, यहाँ की टीम जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट माना जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, इसने डेवलप किया है एक नवल ब्लड बैग टेक्नोलॉजी। नवल ब्लड बैग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है ताकि इन्हेंस किया जा सके क्वालिटी ऑफ ब्लड,
सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड। मतलब कि आज के टाइम में यदि हम 10 दिन ब्लड को स्टोर करके रख रहे हैं, तो यदि हम ये बैग का यूज़ करेंगे, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो हम ब्लड को हो सकता है 20 दिन तक सुरक्षित रख सकें। हमारे देश में ब्लड डोनेशन को लेकर के बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर इनएडिक्वेट ब्लड डोनेशन होता है। मिलियन ऑफ ब्लड यूनिट कैसे हो जाती हैं, डिस्कार्डेड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं ड्यू टू डिक्लाइन इन क्वालिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। क्यों? क्योंकि जब उसको स्टोर करके रखते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी डाउन होने लग जाती है। स्टोर ब्लड हैज़ फिनिट सेल्फ लाइफ। देखिए, कोई भी खून हो उसको यदि हम स्टोर करके रख रहे हैं तो उसकी निश्चित लाइफ है, सीमित सेल्फ लाइफ है। टिपिकली स्टोर्ड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। असल में होता क्या है, हमने जिस खून को जमा करके स्टोर करके रखा है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, जिनको हम कहते हैं DAMPS। कोशिकाएं DAMPS को प्रोड्यूस करना चालू कर देती हैं, जिसके चलते चलते जो ब्लड की सेल्स हैं ना, स्टोरेज के दौरान वो मरने लग जाती हैं या कम होने लग जाती हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट की यदि हम बात करें, चूँकि मल्टीपल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ब्लड, दे हैव लिमिटेड सक्सेस। ऐसा करने के लिए देखो, ये जो जिस टेक्नोलॉजी का अभी ईजाद किया गया टेक्नोलॉजी को, उसको प्राप्त करने के लिए हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे थे। स्टडीज़ हैव फोकस्ड, फिर बाद में क्या किया गया कि हमने जो स्टडी करी थी, हमारा जो स्टडी का फोकस था वो हमने कहाँ पर ला दिया था, अब इम्प्रूविंग स्टोरेज कंडीशन थ्रू एडिटिव्स, रिजुविनेशन, सॉल्यूशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। 3-4 चीज़ों पर हमने जब फोकस करा, कौन कौन सी चीज़ों में हमें सॉल्यूशन रिजुविनेशन करना है, इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल में ध्यान देना है, तो अपने आप जो है यहाँ पर सुधार हमको दिखाई देने लगा था। नन ऑफ दोज अप्रोचेस एड्रेस द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, द प्रेजेंस ऑफ डैमेज काजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट इन द ब्लड। और कुछ खास बातें बताई जाती। देखिए, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट की, इसको हम कैसे करके जनरेट किए हैं, जो भी विधि हमारी जनरेट की रही है वो कैसा था, आयरन फ्री है, फ्री हेमोग्लोबिन है, बायो एक्टिव लिपिड है सच एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर DNA न्यूक्लोसोम इसमें पाए गए हैं एंड प्रोटीन है। स्टोरेज के दौरान ये जो कंपोनेंट थे, तो ड्यूरिंग द स्टोरेज दिस कंपोनेंट इंटरेक्ट, क्या करते हैं स्टोरेज के दौरान, ये इंटरेक्ट करते हैं एंड डैमेज करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, किसको, RBCs को। अब यदि हम इन्हें कैप्चरिंग कर लेते हैं DAMPS कंपोनेंट्स को विथआउट काजिंग डैमेज टू स्टोर्ड ब्लड सेल्स, हमने कहा था ना कि यहाँ जो कोशिकाएं हैं वो DAMPS को प्रोड्यूस करना चालू कर दी हैं, तो हमें क्या काम करना है, DAMPS को पकड़ना है। इसमें ध्यान ये रखना है स्टोर्ड ब्लड सेल्स खराब नहीं होना चाहिए। ये यदि ऐसा वो उसको प्रभावित हो जाता है, इसका मतलब ये हमारा रक्त जो स्टोर्ड है वो खराब हो जाएगा। तो हमें हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनको खराब नहीं करना है, बल्कि DAMPS को हमें पकड़ना है। Therefore we have custom डिज़ाइन नैनो फाइबर सीट। इसके बाद हमने नैनो फाइबर सीट का निर्माण किया दैट कैन कैप्चर सच डैमेज काजिंग कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट RBCs। अब कितनी लाइफ हम बढ़ा चुके हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। देखिए, हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन पाया है, हमने ये प्रदर्शित कर दिया है कि हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी ऑफ 42 days ऑफ स्टोर्ड ओल्ड ब्लड इज़ एज गुड एज फ्रेशली।
42 दिन रखा हुआ आपका जो खून है, आज के टाइम में जो कलेक्ट किया गया खून है, दोनों की जो क्वालिटी है एक सी है। एडिशनली विथ आवर टेक्नोलॉजी द मैक्सिमम सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड ब्लड हैज़ इंक्रीज 25%। आप ये सोच लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो 25% जो उसकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी। द रिजल्ट वर पब्लिश्ड रिसेंटली इन नेचर कम्युनिकेशन। अभी हाल ही में इसका कोई पत्रिका है नेचर कम्युनिकेशन करके, उसमें इसको प्रकाशित किया गया है। तो बिसाइड इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द स्टोर ब्लड इट मे बी ए बून फॉर प्रिजर्विंग रेयर ब्लड ग्रुप। ये तो अच्छी बात है कि हम जो है जो ब्लड को स्टोर करके रखे हैं उसकी लाइफ को हमने बढ़ा दिया है, लेकिन ये विधि